हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th साइंस की कंप्लीट एनसीईआरटी बुक के मेन टॉपिक्स बताऊंगी मैं आपको। कहाँ कौन सा क्वेश्चन बनता है, किस तरीके से हमें उसे अटेम्प्ट करना है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आपसे इस पूरी बुक का कोई भी चैप्टर अगर आपसे मिस हो चुका है तो आई सजेस्ट एक बार जरूर देख ले, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट साइंस की प्लेलिस्ट है। ऑल्सो मैं मैथ्स की प्लेलिस्ट भी डाल दूंगी, सो दैट अगर आपसे कोई भी चैप्टर मिस हो चुका है तो आप जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो केमिस्ट्री है उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आपने सैम्पल पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा कि कुछ इस तरीके से आता है कि कोई एक एक्स सब्सटेंस है, वो वाई के साथ रिएक्ट करता है तो लिबरेट H2 गैस करता है, सॉल्ट बनाता है, आइडेंटिफाई करना है एक्स एंड वाई। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको इस चैप्टर में इनमें ये भी बताऊंगी कौन से टॉपिक में से किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि जब हम एक मैग्नीशियम मेटल को जब हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट मीन्स ऑक्सीजन, तो हमें एक ऑक्साइड मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, जो एक वाइट कलर का सब्सटेंस है। फाइन। लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा जैसे आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि भाई जब हम एक एक्स सब्सटेंस को हम बर्न कर रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हमें एक कोटिंग मिलती है उसके ऑक्साइड पे जो एक वाइट कलर की होती है, वाइट पाउडर हमें मिलता है। आइडेंटिफाई द मेटल या आइडेंटिफाई द एलिमेंट। तो वो आपको याद रखना है, वाइट से आपको पता होना चाहिए। बुक का पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन ही यही है, ठीक है। उसके बाद इस जो पेज पे जो क्वेश्चन बनता है, उस जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का यहाँ पे बन रहा है एक, कि जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर तो ये है कि हमने जिंक ग्रानुल्स है, यानी कि जिंक के दाने हैं, उसके अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, क्या रिएक्शन हुई है। जिंक या HCl डालो या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डालो तो हमें सॉल्ट मिल रहा है। मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देती हूँ। जिंक प्लस, ये लिखा हुआ ऑलरेडी, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट प्लस H2, ये चीज हो रही है। फाइन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उन्होंने घुमा के डाल दिया, हम जिंक ग्रैन्यूल्स की बजाय अगर जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या ये रिएक्शन होगी, ऑब्वियसली होगी, है तो जिंक मेटल ही, ठीक है। जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव तो वो क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, जिंक सल्फेट बना देता है, लिबरेट करती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है। ओके। उसके बाद केमिकल इक्वेशंस। आपके पास कभी भी नहीं ऐसे आता कि हाँ भाई क्या होती हैं केमिकल इक्वेशंस, पहले आता था क्योंकि पहले इजी क्वेश्चंस बने थे। अब अगर थोड़ा सा भी इसके अंदर चेंजेस आते हैं तो किस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि कोई भी इक्वेशन है आपने उसको बैलेंस करके ही लिखना है। ये याद होना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर में आपको बैलेंसिंग सिखाई गई है सो दैट आगे के कोई भी चैप्टर में कोई भी इक्वेशन आए तो आपने उसको बैलेंस करके लिखना है। अगर आप बैलेंस नहीं करते हैं तो एग्जामिनर के पास पूरा चांस है कि वो आपके हाफ मार्क्स कट कर सकता है। एक प्रो टिप देना चाहूंगी, मान लो कोई एक ऐसी इक्वेशन है जो आपसे बैलेंस नहीं हो पा रही है, देन उसको आप छोड़ दो, मत बैलेंस करो। गलत बैलेंसिंग के बजाय आप उसको बैलेंस मत करो। लेकिन अगर आप 100% श्योर हो कि हाँ जी ये बिल्कुल करेक्ट है तो यस आपने बैलेंसिंग करके आनी है। क्लियर है ये बात? ओके। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ बैलेंसिंग का मेरा मेन एम यही था कि आपको बैलेंसिंग आपको बतानी है कि ये करनी जरूरी है। बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि पेपर में कभी भी ऐसे आएगा कि हाँ जी ये इक्वेशन है इनको बैलेंस करो, इतना इजी तो नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई ऐसी इक्वेशन आ जाती है कि इसको बैलेंस करो तो थोड़ी सी टिपिकल इक्वेशन होगी, बिल्कुल भी इजी इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि ये वाली इक्वेशन है, ये एक ऐसी इक्वेशन है जो एक रेस्पिरेशन है, ठीक है। रेस्पिरेशन में भी यही आती है आप लोगों की इक्वेशन। और हाँ, उसके बाद अब आपके पास यहाँ पे अगेन अगर मैं बात करती हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की या फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नो, क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक सब्सटेंस एक्स है, उसको जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो एक ऐसा सब्सटेंस निकल के आया जिसको हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस एक्स एंड आइडेंटिफाई द सब्सटेंस वाई।
तो ये आपको पता होनी चाहिए। और किस टाइप की रिएक्शन है, फिर आप वहाँ पे लिखेंगे येस इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसमें हीट इवॉल्व हो रही है तो यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली इक्वेशन देखो ऑलरेडी बच्चे ने लिखा हुआ है कि जब हम सॉल्यूशन जो होता है स्लेट लाइम का वो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है, ये रिएक्ट करता है तो किस टाइप का सब्सटेंस बनेगा, एक्स बनेगा, वाई बनेगा, क्या बनेगा, तो यहाँ पे भी एक्स वाई की फॉर्म में इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो ये एक मार्बल्स का फॉर्मूला होता है, पता होना चाहिए, वाइट वॉशिंग के लिए, मार्बल्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है ये रहा, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो यहाँ पे एक नेचुरल गैस यानी कि मीथेन है, CH4O2 CO2 + H2O। ठीक है, ये रिएक्शन आती है कि व्हाट हैपन्स व्हेन नेचुरल गैस बर्न इन एयर, तो आप वहाँ पे ये रिएक्शन भी लिख के आएंगे। ठीक है, यस वन मोर थिंग, कभी भी आपके पास कोई भी आते ना कि इनके बीच में डिफरेंस करो केमिकली, तो आपने सिर्फ लिखना नहीं है, वहाँ पे रिएक्शंस भी लिखनी है। केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन आए, मेक श्योर कि आपने एक्सप्लेनेशन के साथ रिएक्शन जरूर लिखें, अगर आप 100% श्योर हैं कि वो ठीक है, क्योंकि आपको केमिस्ट्री में इक्वेशंस के ही, रिएक्शंस के ही मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। सिमिलरली बायो में अगर हम बात करते हैं तो बायो में जितने आप डायग्राम्स बना सकते हैं उतने डायग्राम्स बनाएं। फिजिक्स में प्रो टिप ये है कि कोई भी न्यूमेरिकल आए तो उसकी आपने ऐसा यूनिट नहीं छोड़नी है। ठीक है, ऐसा यूनिट हो जाए, या फिर यहाँ पे रे डायग्राम्स भी आ रहे हैं तो वो भी बनाने हैं आपने। ऐसा यूनिट अगर आप छोड़ देते हैं तो वहाँ से आपका हाफ मार्क्स कट हो जाता है। बायो में अगर आप डायग्राम छोड़ देते हो तो वहाँ पे क्वेश्चन इंप्रेसिव नहीं बन पाता है। सेम केमिस्ट्री में अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ रिएक्शन नहीं लिखते हैं तो वो लगता है टीचर को लगता है कि बच्चे ने एक्सप्लेनेशन तो कहीं से देख लिया, उसके खुद की नॉलेज नहीं है कि रिएक्शन ही नहीं लिख पाया। तो मेक श्योर ये तीनों में ही प्रो टिप ये रहेगा, केमिस्ट्री में रिएक्शन लिखेंगे, बायो में डायग्राम्स जितने हो सके उतने बनाएंगे, और फिजिक्स के अंदर आप ऐसा यूनिट्स नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, यस। नेक्स्ट अब आपके पास आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, ये एक ऐसी इकलौती रिएक्शन है जिसमें आप कह सकते हो कि हमें डाइऑक्साइड मिल रहा है और ट्राइऑक्साइड मिल रहा है पूरी बुक के अंदर। वैसे आप आगे स्टडी करेंगे तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं 11th-12th में, बट 10th में ये इकलौती ऐसी रिएक्शन है, अ कंपाउंड X, ठीक है, इज हीटेड in the presence of air, we get its oxide, and one gas is of डाइऑक्साइड एंड वन इज ऑफ ट्राइऑक्साइड। वैसे तो वहाँ पे डायरेक्ट आता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलती है हमें, ठीक है, बट मैंने फिर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की है। तो ये चीज़ आपको, ये रिएक्शन अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, ग्रीन से ब्राउन बन रहे हैं और ये दो गैसेस निकल रही हैं, ये गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को याद रखने का तरीका आपके पास यही है कि जब NO2 निकल रही है तो वहाँ पे आपके पास ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि कोई कंपाउंड X है जिसको हमने हीट किया तो हमें उसका ऑक्साइड मिला, हमें दो गैसेस मिली। यहाँ तक देखो बिल्कुल क्वेश्चन सेम था, दो गैसेस मिली। ये गैसेस तो हो गई डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड, यहाँ जो गैस होगी ये होगी आपकी ब्राउन फ्यूम्स वाली गैस। तो ब्राउन फ्यूम्स वाली गैस की रिएक्शन ये हो जाएगी और दो डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड वाली रिएक्शन ये हो जाएगी आपकी। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है इसके ऊपर कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, कि हमें जो कैथोड पे गैस मिलती है वो कौन सी है, एनोड पे गैस मिलती है वो कौन सी है। कैथोड वाली गैस की क्वांटिटी या वॉल्यूम जो है वो डबल क्यों होता है जो हमें एनोड पे मिल रही है उसका। ठीक है, फिर आती है आपके पास ये, इसके ऊपर मेनली यही आती है कि जो आप लोगों का ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए कौन सी रिएक्शन यूज होती है, प्लीज उसकी रिएक्शन लिख दो, तो आप वहाँ पे एक रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, यस, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है, वो जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो आपने लर्न करनी है कि ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल होती है दैट कैन डिस्प्लेस कम वाली रिएक्टिव मेटल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 3 चीज़ें लिखती हूँ यहाँ पर। हमें पता है यहाँ पे अगर मैग्नीशियम है, यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे कॉपर है। ठीक है, मान लो ये 4 ही मैंने उठाई हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो कि आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट कैन डिस्प्लेस कॉपर सल्फेट फ्रॉम
आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, और क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली जिंक भी ऊपर है तो वो आयरन को भी डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर को भी डिस्प्लेस कर सकता है, मैग्नीशियम इन तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, मैं जैसे यहाँ रिएक्शन लिखती हूँ, Fe प्लस ZnSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Zn, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो हम लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो आयरन है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से, जिंक कैनॉट डिस्प्लेस आयरन कैनॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट, नहीं, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन आएगा पॉसिबल है, नहीं है, जस्टिफाई योर आंसर। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी नहीं है। सिमिलरली नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर डायरेक्ट आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, उस इक्वेशन में आपको बताना होगा किस टाइप की रिएक्शन है, इसमें कौन सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है, इस तरीके से। एंड यहाँ हम अगर बात करते हैं कोरोजन एंड डेंसिटी, कोरोजन पे ना एक बहुत डिफरेंट क्वेश्चन आता है। डिफरेंट क्वेश्चन ये आता है कि आप कैसे कह सकते हो, वैसे तो यहाँ पे हम लिखते हैं कोरोजन जो होता है वो डैमेज करता है बिल्डिंग्स को, ब्रिजेस को, राइट, लेकिन कोरोजन कैसे एक तरीके से अच्छा भी माना गया है, कोरोजन कैसे हमारी डेली लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट भी दे सकता है, कहाँ अच्छी तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वन एडवांटेज ऑफ कोरोजन, तो ये चीज़ आप ध्यान से करेंगे, अगर नहीं है तो ढूंढो, सर्च करो, कुछ भी करो, जस्ट मेक श्योर आपको पता होना चाहिए एडवांटेज ऑफ कोरोजन, राइट। ओके, नेक्स्ट बैक साइज की अगर हम बात करें तो आपको पता है ये सारे के सारे क्वेश्चंस पहले तो बैलेंसिंग के आ जाते हैं। यस, मैं इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करती हूँ कि कोई एक रिएक्शन है तो उसमें आपको निकालना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्वेश्चन 11 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 12 से लेकर 20 तक ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपने इसको बहुत ध्यान से करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा के आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट आता है आपके पास सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में भी अगेन मैं अगर आपको बोलूँ किस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, वही एक्स सब्सटेंस हमने लिया, जैसे ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हमने यहाँ पे एक गैस हमने ऑब्जर्व करी है और हम क्या लिया है, हमने यहाँ पर सबसे पहले जिंक ग्रैन्युल्स, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, हमने उसको क्या किया है, सॉफ्ट सॉल्यूशन में डाला है, हमें पॉपिंग साउंड आई है, तो किस टाइप की कौन सी गैस निकल के आई है, वो गैस वो रिएक्शन लिखनी होगी आपको। ठीक है, तो पूरी एक्टिविटी के बजाय क्या आती हैं, रिएक्शंस आती हैं, और उन रिएक्शंस के बेसिस पे आपको बताना था कि क्या चीज़ लिबरेट हो रही है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए अगर मैं जिंक ग्रैन्युल्स ना लूँ, कोई और मेटल ले लूँ, क्या वो होगा, तो इस तरीके से आपको डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास, यस, दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी लर्न करने की, कि कहीं भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आता है, उसको हम बर्न कर रहे होते हैं या उसको हम रिएक्ट कर पा रहे होते हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड निकलती ही निकलती है। ठीक है, तो कहीं भी आपके पास कार्बोनेट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ही निकलेगी। याद से एक और चीज़, ये जो रिएक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्या आता है, लाइम वाटर को हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया है, हमें एक कर्डी सा सब्सटेंस मिला है, नेम द सब्सटेंस, व्हाट आर इट्स यूजेस। तो आपको पता होना चाहिए ये वाइट सब्सटेंस क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट क्या है, उसको हम कैसे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसकी फर्दर रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस है इनके ऊपर एक्स वाई करके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एंड वन मोर थिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब हम यहाँ पर जैसे बेस है, बेस को हम मेटल से रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, जब हम एसिड को मेटल से रिएक्ट कर रहे थे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन निकल रही थी, यहाँ पर भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन ही है, लेकिन ये जो है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो ऐसे एल्यूमिनेट का भी आता है, सोडियम एल्यूमिनेट, जैसे सोडियम जिंकेट है ऐसे सोडियम एल्यूमिनेट का भी फॉर्मूला यहाँ पे बनता है। सो दिस इज ऑल्सो एक्स वाई टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हाँ जी, यहाँ पर बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है आपके पास कि इस एक्टिविटी में, कि जब हमने ग्लूकोज डाला था तो बल्ब क्यों नहीं बर्न हुआ था, क्यों नहीं जला था, ग्लो क्यों नहीं किया था। इस पेज पे आते हैं तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पेज पे बनता है वो ये बनता है कि हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं, यानी कि H पॉजिटिव आयंस एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं, हम हमेशा ऐसे H3O पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं। तो यहाँ था ये वाला पार्ट। नेक्स्ट आपके पास आता है
यहाँ पे डाइल्यूटिंग प्रोसेसेस जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन क्या रहता है। एंड यस, वन मोर थिंग, ये 1 to 6 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी भी तरीके से आ जाता है, तो 1 to 6 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में यहाँ पे आपके पास वही अगेन XYZ की फॉर्म में क्वेश्चन आता है कि एक कोई है, उसका pH इतना है या फिर वो इतना कलर, ये कलर शो करता है तो उसका क्या pH है, ये pH है तो क्या कलर शो करेगा, तो इस तरीके से। नेक्स्ट आपके पास इम्पॉर्टेंट में ये 1 मार्क्स में आ जाता है कि एंट स्टिंग अगर बाइट कर जाती है तो कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस। एंड ये क्वेश्चंस 2। उसके बाद क्लोर एल्कली प्रोसेस के अंदर ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली, इसके अंदर ये रिएक्शन आती है अगेन XY की फॉर्म्स में आती है कि एक X है, उसको हम वाटर में डालते हैं, ठीक है, तो एक Y सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है और साथ में क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये याद रखेंगे आप, कहीं भी क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस एक साथ निकल रही है तो ये क्लोर एल्कली प्रोसेस है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर के लिए भी ये रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि हमने क्या किया है, हमने ये होती है आप लोगों की स्लेग लाइम को जो हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, सब्सटेंस X प्रोड्यूस होता है, नेम द सब्सटेंस और साथ में उसके यूजेस लिखो, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है। फिर क्वेश्चन आता है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बीच में, तो वो चीज़ ध्यान रखेंगे, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, कौन सा कुकिंग के लिए यूज़ होता है, कौन सा नहीं होता और क्यों नहीं होता। नेक्स्ट ये 1 टाइम यूजेस आ सकते हैं आपके पास। यहाँ पर जब हम बात करते हैं इनकी, तो यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं और इसका नाम क्या है। तो 5 के लिए हम यूज़ करते हैं पेंटा, ठीक है, जैसे कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। यहाँ पर ये जो है वो कैल्शियम सल्फेट हेमी मतलब हाफ हेमी हाइड्रेट है, ये कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट है, तो ये जिप्सम हो गया। तो यानी कि इस टाइम पे भी XY की फॉर्म से, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं XY क्या कह रही हूँ। अगर अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि किस टाइप के XY क्वेश्चन, तो आप सैम्पल पेपर्स को जब आप गो थ्रू करेंगे, तो सैम्पल पेपर में जब आप गो थ्रू करते हैं तो आपको आएगा अ सब्सटेंस X प्रोड्यूसर सब्सटेंस Y, ये चीज़ें निकल रही हैं, तो उस टर्म में किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट आपके पास बैक साइज में जो क्वेश्चंस आते हैं, 6th क्वेश्चन, 7th, वेरी इंपॉर्टेंट, 8th क्वेश्चन एंड ये जो 9th क्वेश्चन है ये अभी ऐसा आ रहा है, डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं वो लोग, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके पास। एंड 11th क्वेश्चन एंड 12th। उसके बाद 3rd चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो 3rd चैप्टर में स्टार्टिंग में सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं जो आपने 9th में ऑलरेडी की होती हैं, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, 1 मार्क्स में आप ये कह सकते हो कि ये कौन सी मेटल पुअर कंडक्टर होती है, कौन सी नॉन मेटल गुड कंडक्टर होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस 1 मार्क्स में आते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग ये तब तक था जब तक बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब आपको पता ही है कि अब जो चैप्टर आते हैं, अब जो चैप्टर आ रही हैं वो आप लोगों के डिलीटेड पोर्शन से एक्स्ट्रा हैं। पहले ये सब डिलीटेड थे, अब आगे जो आ रही हैं वो डिलीटेड नहीं है, तो मतलब कि मेक श्योर आप अच्छे से अटेम्प्ट करें उन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चंस बनते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल आर बर्न इन एयर, एयर में बर्न होती हैं तो मेटल्स कैसे कैसे रिएक्ट करती हैं। तो उसके लिए मैंने आपको ये जब मैंने 3rd चैप्टर करवाया था वहाँ पे मैंने आपको केसेस बता के एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ से लेकर ये इंक्लूडिंग दिस यहाँ तक मैंने आपको केसेस एक्सप्लेन किए थे। आई होप आपने वो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है, आप 3rd चैप्टर में जाके ये केसेस प्लीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि इन केसेस से बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सी मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट, कौन सी मेटल हॉट वाटर के साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट करती है, ये इंपॉर्टेंट है। एयर के साथ कोई रिएक्ट करती हैं तो कौन करती हैं। और यहाँ पे यस, वन मोर थिंग, ये जो एक्सेप्शनल केसेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटल्स जब रिएक्ट करती हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन क्यों नहीं लिबरेट करती हैं,
फर्स्ट क्वेश्चन। और करती हैं तो कौन सी ऐसी एक्सेप्शनल केसेस हैं जो इवॉल्व कर जाती हैं, निकाल जाती हैं हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक्वा रीजिया, यस, इसके ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे टाइप से बनता है कि अ सब्सटेंस एक्स या अ रीजन, एक्वा रीजन, या फिर आप कह सकते हो रॉयल लिक्विड भी बोलते हो इसको, इट इज़ मेड विद द कंसंट्रेशन ऑफ 2 एसिड्स, नेम द एसिड्स। ये एसिड्स पता होना चाहिए, उनका रेशो पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यस, इस रिएक्टिविटी सीरीज की बात करी थी, ये आपको पता होनी चाहिए। ऊपर वाली जो होती हैं वो नीचे वाली को डिस्प्लेस कर सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस सारी की सारी, पोटेशियम कैन डिस्प्लेस सारी की सारी, मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस नीचे वाली बट मैग्नीशियम कैन नॉट डिस्प्लेस कैल्शियम सोडियम पोटेशियम, इस तरीके से। ठीक है, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, यस, एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2nd and 3rd। ठीक है, उसके बाद यस, क्वेश्चन नंबर 4th एंड आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे कंडक्ट करते हैं, कौन सी स्टेट में कंडक्ट करते हैं, मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं या फिर वाटर के अंदर जब प्रेजेंट होते हैं तब ही आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, वाई, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आपके पास यस, पहले जो था यहाँ तक अभी तक यहाँ तक आप लोगों के सिलेबस में था, लेकिन इस टर्म में ये आगे भी आया है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे जो इस बार इंक्लूड हुए हैं टॉपिक्स वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि जो पहले इंक्लूड हुए थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए ओर्स के बारे में, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स के बारे में, कंसंट्रेशन इनकी, कैसे हम हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लो रिएक्टिव को हम सेपरेट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कैल्कुलेशन एंड रोस्टिंग है। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे कि मान लो आपको ये दे दिया गया, ठीक है, कॉपर सल्फाइड दे दिया गया क्वेश्चन में कि कॉपर सल्फाइड है, इसको आपने कॉपर को अलग करना है सल्फाइड, इसके सल्फाइड से। ठीक है, तो आप कौन सा प्रोसेस यूज करोगे और वो क्या रिएक्शन इन्वॉल्व होगा, तो आपको पता होना चाहिए। सल्फर है, सल्फर को हटाने के लिए रोस्टिंग प्रोसेस यूज करते हैं। व्हाट इज रोस्टिंग, रोस्टिंग आप एक्सप्लेन करेंगे, ये रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास, जैसे जिंक कार्बोनेट है, इसको आप कैसे सेपरेट करोगे, आपने जिंक को हटाना है कार्बोनेट से, तो आप कैसे करोगे, तो अब वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि कैलकुलेशन एक्सप्लेन करो, तो आपको पता होना चाहिए कार्बोनेट हटाना है तो कैलकुलेशन यूज करना है, तो वो फिर वो ये रिएक्शंस लिखेंगे आप। उसके बाद ऑक्साइड को हटाने के लिए फिर से 2 जो होती हैं आपके पास ऑप्शंस होते हैं, बर्निंग का ऑप्शन होता है या फिर कार्बन रिडक्शन मेथड होता है आपके पास। ठीक है, यस, वन मोर थिंग, थर्माइट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आती है आपके पास की जो रेलवे ट्रैक्स क्रैक्स को करने के लिए यूज में आती है, ये आपके पास XY की टर्म्स में आ सकती है रिएक्शन आपके पास। नेक्स्ट, रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अगेन कोरोजन के बारे में मैंने वही आपको क्वेश्चन बोला था कि एक एडवांटेज बता दो कोरोजन की, तो उसके ऊपर ये आजकल क्वेश्चन बहुत अच्छा चल रहा है। एंड इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन। एंड बैक साइज की अगर हम बात करते तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे हम बात करें तो मेटल्स नॉन मेटल्स की ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ये क्वेश्चन आपने लर्न बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आने की बजाय डायरेक्ट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट नहीं भी आएगा तो भी अगर आप इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज लर्न करते हो तो आपको इनकी केमिकल रिएक्शंस याद रहेंगी। तो अगर XY के टर्म्स में कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन डू इट बाय योर ऑन वेरी इजली। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12, ये रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड यस, लास्ट क्वेश्चन 16th, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हम चैप्टर 4th की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर 4th में सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो कार्बन है वो एनाइंस कैटाइंस क्यों नहीं बनाता। पहले पेज पे ये क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा कि कार्बन की भी वैलेंसी +4 होती है, सिलिकॉन की भी +4 होती है, बट सिलिकॉन इतने कंपाउंड्स नहीं बनाता जितने कार्बन बनाता है। क्यों, और इनमें से कोई भी एक डॉट स्ट्रक्चर आ सकता है, CO2 का डॉट स्ट्रक्चर आ सकता है, यस, सल्फर S8 का भी स्ट्रक्चर आ सकता है आपके पास, और ये जो तीनों हैं इन तीनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर आपको XY के टर्म्स में आ सकता है कि कोई भी एक सब्सटेंस है X है और वो कार्बन से ही बना हुआ है, प्योर कार्बन से बना हुआ है, और एक कार्बन से 4 कार्बन अटैच्ड है, 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है,
एक्स सब्सटेंस बताओ, तो आपको पता होना चाहिए डायमंड है। फलरीन C60 सबसे छोटा फलरीन C60 है। अगर मान लो C120 दे रखा है, आपको बोला गया है व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस इट इज, आप बोलोगे ये भी फलरीन है, ठीक है। तो नेक्स्ट, यस, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं कि एक्सप्लेन द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। नहीं, ये तो डायरेक्ट आ गया क्वेश्चन। इसके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस क्या आएंगे कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बना लेता है, वो भी वही आ गया, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन जो है वो क्या कहते हैं, बहुत स्टेबल होती है उसकी बॉन्ड्स, वो भी सेम चीज आ गई। तो कैटिनेशन इसकी प्रॉपर्टी होती है, टेट्रावेलेंसी इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो दिस इज अ वर्सेटाइल नेचर। इसके ऊपर घुमा फिरा के क्वेश्चन आता रहता है और आपको इनडायरेक्टली एक्सप्लेन वही करना होता है, वर्सेटाइल नेचर। फिर आता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत सिंपल है, बिल्कुल नहीं आएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा कि सबसे पहले कि आप अनसैचुरेटेड से आप सैचुरेटेड में कैसे आ सकते हो, ठीक है। अनसैचुरेटेड मतलब कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप उससे आप सैचुरेटेड में कैसे आ सकते हो, कौन सी रिएक्शन से आ सकते हो। तो कौन सी रिएक्शन है भाई आपके पास, वो रिएक्शन आ जाती है आपके पास यहाँ पे एडिशन रिएक्शन, ठीक है। कि ये अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है, इसको आप इसके प्रेजेंस में पूरी की पूरी एडिशन रिएक्शन आपने एक्सप्लेन करनी है। एडिशन रिएक्शन को यहाँ पे हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, दैट्स वाई, ठीक है। बीच में अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, बेंजीन। तो बेंजीन मोस्टली कि एक ऐसा सब्सटेंस बताओ जो आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है और अनसैचुरेटेड भी है। तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में एक ही ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर है जो अनसैचुरेटेड है, दैट इज बेंजीन। इसका डॉट स्ट्रक्चर भी आ सकता है, इसका साइक्लिक भी आ सकता है, इसकी रिंग भी आ सकती है, मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। मिस हो गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 4th चैप्टर की भी प्लेलिस्ट है, आप जाके बेंजीन को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होते हैं, साइक्लोहेक्सेन, इन सब के लिए जो हमारा फॉर्मूला रहता है CnH2n रहता है, याद रखेंगे, ठीक है, ओके। फिर हाँ, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज पे कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है कि भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दे दिया गया है, लेकिन होमोलोगस सीरीज पे ऐसा नहीं आता है। होमोलोगस सीरीज पे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि कुछ आपको प्रोडक्ट्स दे दिए जाएंगे, कुछ भी आपको फॉर्मूलाज दे दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि एक फॉर्मूलाज, इन फॉर्मूलाज को एक होमोलोगस सीरीज में डालो, एक होमोलोगस सीरीज में, यानी कि आपको अगर मान लो 10 फॉर्मूलाज दे दिए गए हैं और बोला गया कि इसमें से 3 सीरीज बनती हैं और तीनों सीरीज में इनको डाल दो, तो आपने देखना पड़ेगा कि एक सीरीज में किस टाइप के आ रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो होमोलोगस सीरीज होती है वो CH2 से डिफरेंट होती है और सेम उनके क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। अब अगर मैं यहाँ बात करती हूँ C2H5OH, ठीक है, और यहाँ पे C3OH है, ये और ये CH2 से डिफरेंट है और OH वाला अल्कोहल ग्रुप लगा हो, तो यानी कि ये एक होमोलोगस सीरीज में है, ठीक है। इस तरीके से आप उनकी होमोलोगस सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बहुत ट्रेंडिंग है, कीटोनिक। ये आजकल क्वेश्चन इसके ऊपर आ रहा है कि बताओ भाई कौन सा ग्रुप है, कौन सा ऐसी कंपाउंड है या कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो टर्मिनल नहीं लगा होता, टर्मिनल कार्बन्स पे नहीं लगा होता, टर्मिनेटिंग कार्बन्स पे। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो साइडों में लगे होते हैं। इसकी तो एक ही पहचान है कीटोन की कि वो बीच में किसी पे लगा होता है। अगर मान लो ऐसे 4 की है ना, तो साइड पे नहीं लगी होगी डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है तो भी ये क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। साइड में अगर डबल बॉन्ड है तो वो एल्डिहाइड बन जाता है, कार्बोक्सिलिक, वो डिपेंड करता है आसपास क्या है, H है या OH है। तो इसके ऊपर ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है फिर आइसोमर्स के ऊपर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई थिंक आप ये स्ट्रक्चर्स बना ही लेंगे, नहीं बनाएंगे तो मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई हुई है, आप प्लीज़ एक बार जाके स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आती है कंबशन। कंबशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, वेरी सिंपल। इस पे आएगा सूटी फ्लेम किस में आती है और ब्लू फ्लेम आ रही है, तो बताओ क्या हो रहा है, तो आप बताएंगे वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपके पास। एडिशन का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यस, ऑक्सीडेशन के पास आपके पास क्वेश्चन आता है कि भाई अल्कोहल को हमने कन्वर्ट कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड में, या इथेनॉल को कन्वर्ट करना है इथेनोइक एसिड में, तो आप कौन सी रिएक्शन करवाओगे और क्या क्या हम यूज़ करते हैं, और ये जो हम यूज़ कर रहे हैं, इनको ऐड करवा रहे हैं, तो इनका क्या काम है
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सर क्या काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स काम क्या करते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं आता कि ऑक्सीडेशन बताओ, एडिशन बताओ, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा घुमा के। ठीक है, यस ये वेल्डिंग वाला क्वेश्चन। फिर यस इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की जो प्रॉपर्टीज आप करेंगे उसमें से हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, हजारों। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जब हम इथेनॉल को इथीन में कन्वर्ट करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इथेनॉल को आप इथीन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं और इसके अंदर H2SO4 का क्या रोल है। ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है यहाँ पर, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इथेनॉल एसिड में एस्टर की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टर्स कैसे बने, स्टेरिफिकेशन कैसे हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपके पास क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स, वेरी इजी और आप अच्छे से कर भी सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, क्लींजिंग एक्शन बताओ, अगर आ गया तो मतलब आपके पास क्वेश्चन बहुत ईजी आया हुआ है, क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी है। लेकिन ये इसमें भी क्या आता है, घुमा के क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर भी। किस टाइप से आते हैं कि भाई हमने ना एक क्लोथ को हमने साफ करना है लेकिन हमारे पास हार्ड वाटर है, ठीक है, लेकिन नीचे ज़मीन से निकाला हुआ है ट्यूबवेल वाला वाटर हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास टैप वाटर नहीं है, तो आप बताओ कौन सा यूज़ करोगे, आप सोप यूज़ करेंगे, आप डिटर्जेंट यूज़ करेंगे। तो वहाँ आपको बताना चाहिए कि हम डिटर्जेंट्स यूज़ करने वाले हैं क्योंकि डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर में भी काम कर लेते हैं, सोप नहीं कर पाते हैं। अब वहाँ पे पूछेंगे सोप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इफ नॉट क्या हो क्या रहा है, तो आप बताओगे वहाँ पे क्या बन रही है, एक तरीके की स्कम बन रही है, क्या होता है स्कम, वो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको इंडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो आजकल ये ट्रेंड बन चुका है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस की बजाय घुमा के क्वेश्चंस दिए जाते हैं ताकि बच्चे क्रैम ना करें, उनको उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता हो। ठीक है, तो यस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, 5th चैप्टर जो है वो आप लोगों का सिलेबस में नहीं है, बट बहुत अच्छा चैप्टर है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला बैच कर लेगा। फिर आता है आपके पास 6th चैप्टर। 6th चैप्टर में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये आप लोगों का बिल्कुल जैसे थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसके अंदर जो भी बायो के होते हैं उनमें क्या घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे, भगवान ने ऐसा क्यों डाला आपके अंदर, है ना, भगवान ने हार्ट क्यों डाला, ऐसे तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वाई वाले भी नहीं आते हैं इतने, ना ही आपको ऐसे रीजनिंग वाले आते हैं, भगवान को कौन रीजन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को जरूर बताती हूँ। जैसे स्टार्टिंग में ही आपके पास यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में इंपॉर्टेंट है, सैप्रोफाइट्स इंपॉर्टेंट है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यस यहाँ पे KOH का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यस यहाँ पे सूडोपोडिया क्या होता है, ये कोई एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसकी एक डेफिनेट शेप है वो पैरामीशियम हो गया, जिसकी नॉट डिफाइंड शेप है और अमीबा हो गया, किस तरीके से वो फूड ले रहा है। फिर यस एलिमेंट्री कैनल के बारे में इसके अंदर पूरा एक्सप्लेन नहीं आता, क्या आता फिगर बनी होती है, ABCD बता देते हैं कि ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो, तो आपने वहाँ पे उसको लेबलिंग करनी होती है। और बीच में कुछ कुछ रोल्स होते हैं जो जो आपको लेबल किए हैं, तो या तो उनके रोल्स भी आपको एक्सप्लेन करने होते हैं, इस तरीके से आता है। तो आपको सारा आना चाहिए अच्छे से, सो दैट कोई भी बीच में से उठा के पूछ लिया जाए तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपके पास रेस्पिरेशन एंड यस यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का रोल, एसिड का रोल। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे ऑब्जॉर्ब करते हैं फूड, ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स इज द मेन पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे विलाई भी है, विलाई का इंपॉर्टेंट है, बाइल जूस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आता है कि अगर मान लो गॉल ब्लैडर किसी पेशेंट का रिमूव हुआ है तो उसको क्या क्या दिक्कत आ सकती है, इसी डाइजेस्टिव सिस्टम में ही आता है। तो गॉल ब्लैडर जो होता है वो एक तरीके से ना फैट्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, क्योंकि वो भी बाइल जूस ही सिक्रीट करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। अगर किसी पेशेंट का ड्यू टू स्टोन फॉर्मेशन इन द गॉल ब्लैडर, अगर गॉल ब्लैडर ही रिमूव हो गया है तो गॉल ब्लैडर रिमूव होने की वजह से बाइल जूस इतना ज़्यादा सिक्रीट नहीं कर पा रहा होगा, जिसकी वजह से जो भी अगर वो फ्राइड खाता है या ऑयली खाता है तो उसके फैट्स को डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बाइल जूस की क्वांटिटी उसके शरीर में कम हो चुकी है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन याद रखेंगे हम। यहाँ हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की।
तो रेस्पिरेशन में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो बच्चे ने पहले ही लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आता ही आता है पेपर में, या तो डायरेक्ट पूरा का पूरा आ जाएगा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, या आता है कि ग्लूकोज कैसे कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो ये लिखना पड़ेगा, इन द एब्सेंस के लिए ये लिखना पड़ेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के लिए ये अलग भी आ सकता है, एक साथ भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन था, हाँ, कि जब आप एक्सरसाइज करते हो ना तो आपको क्यों क्रैम्प्स क्यों पड़ जाते हैं, आपकी बॉडी में क्रैम्प्स क्यों आ जाते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चंस बोलूंगी, आंसर्स में गलती से बोल जाती हूँ, लेकिन आंसर्स आप लोगों की खुद की जिम्मेवारी है कि आपने उसको ढूंढने हैं, सर्च करने, ताकि आप आसपास के भी क्वेश्चंस देखोगे तो आपकी और अच्छे से तैयारी हो पाएगी, ठीक है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे ये हो गया, यस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी क्या एक अच्छी एडवांटेज है ओवर एक्वेटिक, यहाँ पे वो क्वेश्चन बनता है आपके पास, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एंड यस, एल्वियोलीज का रोल यहाँ पे आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट में से कोई भी एक आ सकता है, कुछ घुमा के नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा, मैं बार बार बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। बायो में इतना घुमा के क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद हार्ट की हम बात करें तो यस, हार्ट में जो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उसके अंदर डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए पूछा गया कि किसके अंदर किसकी थिक वॉल्स होती है, किसकी थिन होती है, क्यों, किस में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, किस में वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्यों। डबल सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर यस, ब्लड लिम्फ में डिफरेंस आ सकता है आपके पास। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम के बीच में डिफरेंस आएगा। एंड यस, ये इंटेक्स्ट और बैकसेक्स तो आपने करनी ही करनी है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों जरूरी है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखना। एक्सक्रीशन के अंदर यस, ये तो आंख बंद करके आपको पता होना चाहिए, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड डायग्राम। ये डायग्राम दे दिया जाएगा, लेबलिंग करो, ये डायग्राम दे दिया जाएगा, लेबलिंग करो, तो ये लेबलिंग आपको पता होना चाहिए। इसकी फंक्शन, जो जो आप लेबल कर रहे हो उसकी फंक्शनिंग भी आपको लिखने के लिए पूछी जा सकती है, वो आपको पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे एक, हाँ, ये बहुत आजकल चल रहा है कि भाई प्लांट्स के एक्सक्रीशन बताओ, प्लांट्स में क्या होता है। यहाँ तक बच्चों की ना कैपेसिटी खत्म हो जाती है, ये लास्ट वाला टॉपिक छोड़ ही देते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबको पता है कि ह्यूमन बींग्स की एक्सक्रीशन क्या है, बट प्लांट्स में क्या एक्सक्रीशन होती है, क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, और वो प्रोडक्ट्स हमारे लिए कैसे यूजफुल है। वेस्ट प्लांट के लिए, लेकिन हमारे लिए यूजफुल है। कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करो, ठीक है। बैक एक्सरसाइज में देखें तो पता ही आप लोगों को 5 to 13 लर्न करने ही हैं, सारे के सारे आप लोगों के थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास 7th चैप्टर। 7th चैप्टर में न्यूरॉन का डायग्राम, ठीक है, इसके फंक्शंस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के बारे में पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, रिफ्लेक्स आर्क, यस, रिफ्लेक्स आर्क में आपको पता होना चाहिए सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन में डिफरेंस पूछ लिया जा सकता है, स्पाइनल कॉर्ड के सारे पार्ट्स पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। इफेक्टर क्या काम करता है, रिसेप्टर क्या काम करते हैं, कितने टाइप के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो इस पे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो आप सुबह सुबह उठे हो, आपने दरवाज़ा खोला है और बहुत तेज रोशनी आई है, तो बताओ आपका कौन सा जो रिसेप्टर है वो वर्क किया है। ऑब्वियसली साइट वाला रिसेप्टर, आईज वाला रिसेप्टर वर्क किया है। ह्यूमन ब्रेन के अंदर आपको पता ही है, सारे के सारे पार्ट्स में से कोई भी 2-3 पार्ट्स आपसे उसके क्वेश्चन के पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। वॉलेंट्री एक्शंस कौन कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन कंट्रोल करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया वॉकिंग कौन कंट्रोल कर रहा है, वॉमिटिंग कौन कंट्रोल कर रहा है, तो इस तरीके से आपको 1 ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। ट्रोपिज्म में जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड बहुत सारे जितने भी ट्रोपिज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर प्लांट के हार्मोन्स, यस, प्लांट हार्मोन्स का दूसरा नाम क्या है, फाइटो हार्मोन्स, ठीक है। फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं और कौन कौन से हैं, 5 फाइटो हार्मोन्स आप लोगों को पता होने चाहिए और उन सब की फंक्शनिंग भी पता होनी चाहिए। आपको कोई भी रेफरेंस बुक में आपको मिल जाएंगे और मैंने भी आप लोगों को करवा रखे हैं। 7th चैप्टर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है, हर एक चैप्टर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेंड्रिल्स कैसे ग्रोथ प्रमोट करती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
एनिमल्स में आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है कि एनिमल्स में जैसे हार्मोन्स होते हैं, प्लांट्स में कैसे हार्मोन्स रहते हैं? जैसे कि हाँ, एनिमल्स में एक नर्वस सिस्टम होता है, प्लांट्स में तो कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, प्लांट्स कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने हार्मोन्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स में मेनली यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के बारे में बताया गया है, और ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को, हर एक हार्मोन का आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, कौन सी ग्लैंड है और ये ग्लैंड की लोकेशन कहाँ है और इनके फंक्शंस क्या है, हर एक ग्लैंड का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, ये 4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आ जाते हैं। एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रेगनेंसी में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्स में और फीमेल्स में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट में हम इनकी बात करते हैं बैक साइज क्वेश्चंस, तो आपको पता ही है, बायो के कहने की ज़रूरत नहीं है, सारे ही करने पड़ते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आता है 8th चैप्टर इज रिप्रोडक्शन। इसके अंदर अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले वेरिएशंस की, वेरिएशन क्यों बेनिफिशियल है, ठीक है, क्या सर्वाइवल एडवांटेज मिलती है, वेरिएशन के ऊपर 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास डायरेक्ट अगेन यहाँ बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं आएगा डिफाइन फिजन, डिफाइन मल्टीपल फिजन, डिफाइन बाइनरी फिजन, ऐसा नहीं आएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी सीन इन लेशमैनिया, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाइनरी फिजन। व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी सीन इन अमीबा, व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी सीन इन प्लाज्मोडियम, तो आपने इसके एग्जाम्पल्स करने हैं। ये जितने भी आप लोगों के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी प्रोसेसेस हैं, इन सब के आपने एग्जाम्पल्स करने हैं, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनेगा। व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी सीन इन स्पायरोगैरा, एक्सप्लेन विद डायग्राम, तो आपने वो एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। कौन सा ऐसा लीफ है जो बर्डिंग शो करता है, वो आपको लिखना पड़ेगा। ये बहुत आता है राइजोपस वाला कि व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी शोन इन राइजोपस, एक्सप्लेन विद द डायग्राम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं आएगा कि एक्सप्लेन स्पोर फॉर्मेशन, नो, कैसे आएगा, एग्जाम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। फिर आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर आ जाए, फ्लावर बना दो, लॉन्गिट्यूडनल आ जाए, लॉन्गिट्यूडनल बना दो, ABCD कोई भी आपको बोल सकते हैं, और ABCD लिखने के बाद फिर उसको आपने क्या करना है, उसके पार्ट्स भी एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडिकल और प्लीम्यूल के बीच में डिफरेंस आ सकता है, ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट होता है, ये भी डायग्राम आ सकता है आपके पास। ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो डायग्राम आ सकते हैं, अगेन उसको कैसे ही क्वेश्चन आएगा लेबलिंग के लिए, और उन लेबलिंग पार्ट्स के आपने क्या बताने होंगे, उसके फंक्शंस बताने होंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है आप लोगों के पास व्हाट हैपन्स व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप लोगों के पास आ सकता है कि किस तरीके से हम जो है STDs को, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बर्थ कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज कर सकते हैं, ये होते हैं आप लोगों के 4 to 11। यहाँ पे जो है आप लोगों के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं कि हम किस तरीके से लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि हम किसी भी फीमेल फॉर्टिसाइड के लिए हम उनको अवेयर कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ये मैंने आई थिंक पहले भी डिस्कस किए हुए हैं जब मैं चैप्टर करवा रही थी। तो यहाँ से ये 1 to 5 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपके पास चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसमें सिर्फ हेरिडिटी ही आप लोगों के सिलेबस में, तो हेरिडिटी में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें बनती हैं वो एक तो इसके इंडेक्स और बैकसाइज जो क्वेश्चंस नहीं छोड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर है वेरिएशंस, वेरिएशन के सर्वाइवल एडवांटेज आपको पता होना चाहिए। इनहेरिटेड ट्रेड्स कौन से होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड कौन से होते हैं, ये TT वाला पार्ट। और यस, फिनोटाइप जीनोटाइप रेशो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का आपको रेशो पता होना चाहिए। इसके ऊपर वो क्वेश्चंस आते हैं जैसे वैल्यू बेस्ड हो जाते हैं, जो ई सेक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो इस पे आते हैं, ई सेक्शन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्स डिटर्मिनेशन, हाउ द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, यहीं तक ही आपके सिलेबस में है 9th चैप्टर जो है, ठीक है। एंड हाँ, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन बनता है कि कैसे फीमेल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। अगेन यहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपका बनता है। एंड और यहाँ हाँ एक और क्वेश्चन है यहाँ पे
लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, यस, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो दिए गए थे वो आपको पता होने चाहिए। मैंडल्स ने कौन से लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था 9th, क्योंकि एवोल्यूशन आप लोगों का इसके अंदर आना नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास आता है अब चैप्टर 10th। तो चैप्टर 10th में डायरेक्ट क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के, एक तो ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि क्या होगा अगर मैं एक स्फेरिकल मिरर में से सेंटर में से पास करवाऊं लाइन, तो क्या होगा। तो ये 3 रूल्स आपको पता होने चाहिए। ये टेबल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 + 2 8 हो गए टोटल मिरर के, और 8 ही हो गए टोटल के टोटल लेंसेज के, ठीक है, लेंसेज के भी 8 हैं, तो टोटल 8 और 8 16 रे डायग्राम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे ही आएंगे। कोई एक आ सकता है या इनके रूल्स के बेसिस पे भी आ सकता है, ठीक है। और अगर रे डायग्राम्स को हम छोड़ के हम बात करते हैं, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता रखे हैं, यूजेस बताए हुए हैं, ठीक है, और इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। मेनली मैग्निफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता था कि अगर मान लो मैग्निफिकेशन +1 है तो क्या उसका मतलब है, -1 है तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। मेनली यहाँ पे इसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ सकती है, ये एक्टिविटी के ऊपर आ सकता है कि मान लो एक जो रे है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो उसके स्पीड पे और उसकी डायरेक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। स्पीड की हम बात करें तो उसकी रेयरर में ज़्यादा होती है, डेंसर में स्पीड कम हो जाती है। और डायरेक्शन में क्या फ़र्क पड़ेगा कि वो नॉर्मल रे से अवे हो जाएगी, अवे, बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल रे। और अगर डेंसर से रेयरर में आ रही है तो क्या होती है, रेयरर से डेंसर में आ रही है तो बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है तो बेंट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। और रेयरर से डेंसर में आएगी तो स्पीड कम होती है, डेंसर से रेयर में आते तो स्पीड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों के पता होना चाहिए। स्नेल्स लॉ आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आ सकता है कि मान लो कोई भी 2 उठा लिए, ये वाला डायमंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है इसका, ठीक है। ऑप्टिकल रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, ये आपको पता होना चाहिए। यस, ये 1 to 5 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस। ऐसे नहीं आते लेंस फॉर्मूला बताओ, ये सब बताओ, ऐसा नहीं आता है। ये एक बार न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने फटाफट से जरूर करनी है। यस, डिफाइन पावर आ सकती है, डिफाइन 1 डायोप्टर आ सकता है, ठीक है। ये लास्ट के 3 यहाँ पे क्वेश्चन जरूर इस तरीके का आता है कि मान लो कि कोई एक पर्सन है, उसको कोई एक वो लास्ट में बैठा हुआ है, एक स्टूडेंट है, तो वो क्लासरूम के बिल्कुल लास्ट में बैठा है, उसको ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। किस टाइप का डिफेक्ट है ये और कैसे करेक्ट होगा। तो जो डिफेक्ट्स आते हैं वो आप लोगों के नेक्स्ट में आते हैं, लेकिन करेक्ट कैसे होगा वो यहाँ पे है। आपको पता है कि अगर आप लोगों को दूर से कोई प्रॉब्लम है तो कनकेव लेंस लगेगा, और उसके लिए आप फोकल लेंथ, पावर, वो सब चीज़ें निकालेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवा रखे हैं। आई होप आपने अभी तक प्लेलिस्ट को थ्रू कर ली होगी। एक्सरसाइज में देखें तो आपको पता ही है, एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th वाला, ठीक है। और बाकी तो ये एग्जाम्पल्स हैं ही। यस, 17th क्वेश्चन, राइट, एंड 13th क्वेश्चन। बाकी तो आप लोगों के न्यूमेरिकल्स हैं, वो तो आप करेंगे ही करेंगे, इन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। फिर 11th चैप्टर पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन आई की बात करें तो पूरा का पूरा ह्यूमन आई तो नहीं आएगा। कैसे आएगा, अगेन आई आ जाएगा, उसके पार्ट्स आ जाएंगे, पार्ट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। फिर पावर ऑफ एकोमोडेशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कैसे हम एडजस्ट कर पाते हैं। यस, डिफेक्ट्स अगेन ऐसे नहीं आएगा, मायोपिया बताओ, हाइपरमेट्रोपिया बताओ, नहीं। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन बोला, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन आएगा कि मान लो एक स्टूडेंट, ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा तो कौन सा प्रॉब्लम है, उसको कैसे ठीक होगा, कौन सा करेक्ट लेंसिव यूज़ करेंगे हम उसके अंदर वो। और मान लो आपके जो दादाजी हैं उनको अखबार पढ़ने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, वो दूर दूर करके अखबार पढ़ रहे हैं, तो उनको क्या दिक्कत है, उनको कौन सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। प्रेस बायोपिया में कौन सा हम लेंस यूज़ करते हैं। फिर ये प्रिज्म वाला, ये बहुत आजकल ट्रेंडिंग है, ये डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, काफ़ी सैम्पल पेपर्स में ये क्वेश्चन उठाया गया है। ये आपको पूरी की पूरी इमेज दी गई है, आपको बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंट बताओ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, डेविएशन बताओ, ये सब चीज़ें आपको बतानी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यस, ये भी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कि एक जो है लाइट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है और कौन सी ज़्यादा बेंड होगी, कौन सी कम बेंड होगी, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, किसकी वेवलेंथ कम है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है आजकल की कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म के कैसे हम ऐसे निकाल सकते हैं। व्हाइट लाइट ही भेजे और व्हाइट लाइट ही वापस मिले, किसका एक्सपेरिमेंट था? न्यूटन का एक्सपेरिमेंट था। क्या था इस एक्सपेरिमेंट में, ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चल रही हैं। हाँ जी, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट आ जाता है आपके पास, फिगर आ जाएगी। हाँ जी, कौन सा फिनोमेना हो रहा है और क्यों हो रहा है, डिले या फिर एडवांस सनराइज हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस, ये सारी एप्लीकेशंस रही हैं। तो स्काई क्यों ब्लू दिखाई देता है, एस्ट्रोनॉट को क्यों ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहेगा। बैक साइड तो आपको पता ही है, छोड़नी नहीं है हमने। फिर आती है इलेक्ट्रिसिटी की बात। इलेक्ट्रिसिटी पे यहाँ पे ना अगर सिर्फ हम डेफिनेशंस की बात करें तो ना स्टार्टिंग में ये डेफिनेशंस बनती हैं, 1 एम्पियर 1 वोल्ट, ठीक है, ये वाली डेफिनेशंस बनती हैं। बट आजकल डेफिनेशंस नहीं आ रही हैं। वो किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का, जैसे कि मान लो एक सर्किट दे दिया गया है, यहाँ पे आपको बैटरी दे दी जाएगी, यहाँ आपको करंट दे दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा भाई इसमें कितना चार्ज आ रहा है, इतने टाइम में निकल रहा है। तो आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। फिर चाहे कुछ भी गिवन हो तो आपको वो आप फाइंड कर सकते हो। मान लो यहाँ पे डॉट नहीं लगी हुई है और आपसे पूछा गया कि भाई इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, कितना कर रहा है फ्लो, आप बताओगे कर ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो स्विच की है वो ओपन है, ओपन जब तक रहेगी तो वो करंट तो हमारा चलेगा ही नहीं। तो इस तरीके के रीजनिंग क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, ये बहुत अच्छे से कर लेना एक बार, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं ना उसमें ना ऐसे ही बन के आ रहे हैं, डायग्राम्स बन के आ रहे हैं, ये क्या है वो क्या है, ये बताओ वो बताओ, इस तरीके से आ रहा है, एक्सप्लेन कम आ रहा है, ठीक है। तो अब हाँ, यहाँ पर भी सीरीज में और पैरेलल में ओम्स लॉ आता है उसके बाद, ठीक है। ओम्स लॉ डायरेक्ट नहीं आ रहा, अगेन ओम्स लॉ के बारे में भी क्या आ रही है, एक तरीके से ग्राफ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे रेसिस्टर क्या होता है, ठीक है, रेसिस्टर क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, और ये एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में आप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उसके बाद रेसिस्टिविटी क्या होती है, यहाँ पे जो रीजन के वाले जो क्वेश्चंस है ना, यहाँ से बहुत अच्छे रीजन वाले क्वेश्चंस बनते हैं कि इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो होती हैं, हीटिंग डिवाइसेस जो होती हैं, उसमें हम डायरेक्ट मेटल क्यों नहीं यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर एलॉयज क्यों यूज़ करते हैं, क्यों एलॉयज यूज़ करते हैं, ये पता होना चाहिए। 2-3 उसके रीजंस है, बहुत अच्छे हैं। ये देखो ऑलरेडी बच्चों ने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, ये तीनों चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम ये फोर्थ बता सकते हैं इंपॉर्टेंट है। ये सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे सीरीज और पैरेलल वाली जो डेरिवेशन है ये दोनों आप करेंगे। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के ये आपको डायग्राम दे दिया जाएगा, बोला जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालो। तो आपने डायरेक्ट वहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं लिखना 1/Rp = 1/R1, नहीं, आपने पूरी डेरिवेशन करनी पड़ेगी, चाहे 2 मार्क्स में आए, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ये क्वेश्चन, ये भी देखा है, बहुत चल रहा है ये क्वेश्चन, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। हाँ, एक चीज और, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालो। अब आप खुद बताओ कौन सा रेसिस्टेंस सीरीज में, कौन सा पैरेलल में। ये मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में। R1 और R2 जो दोनों है वो सीरीज में है, ठीक है। उन दोनों का हम सीरीज में R1 + R2 कर देंगे, उसका जो टोटल आएगा वो R3 के साथ किस में लगेगा, पैरेलल में लगेगा। ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। यहाँ हम बात करें, देखो VV इंपॉर्टेंट, 1 to 5 क्वेश्चन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 4th हो गया, 5th हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट जो होते हैं, इसके अंदर आपके पास आएगा कि डोमेस्टिक जो करंट होता है वो कितने होते हैं, डोमेस्टिक वोल्टेज कितनी आती है आप लोगों के पास, ये क्वेश्चन रहता है। इलेक्ट्रिक पावर के लिए यहाँ पे डिफाइन 1 यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, ये चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड बैक एक्सरसाइज तो आपको पता ही है, ये क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा। एंड ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। 18th क्वेश्चन रीजनिंग पार्ट आ गया, तो रीजनिंग में घुमा फिरा के यही रीजनिंग के क्वेश्चंस बनते हैं, ये बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका ऑल अबाउट 12th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अब 13th की अगर हम बात करते हैं तो 13th में सबसे पहले तो ना इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं,
ठीक है, कि हमने जो है ना एक सर्किट के पास हमने कंपास नीडल रख दी, वो डिफ्लेक्ट क्यों की थी, ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हाँ, पहले हमने अब जब नीडल तो डिफ्लेक्ट कर गई, अब हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, अब क्या होगा, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब करंट हमने और बढ़ा दी, अब कैसे नीडल की डिफ्लेक्शन होगी, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पर रूल को एक्सप्लेन करना है आपने। ठीक है, और सर्कुलर लूप है, ठीक है, उसके ऊपर ये डायग्राम मान लो आपको दे दिया गया है। ठीक है, और अब आपको बोल दिया गया है कि बताओ कौन से रूल पे बेस्ड है ये, और क्या होगा अगर मैं इसकी प्लस माइनस और इधर का प्लस माइनस यानी कि मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं तो क्या, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। और अगर मैं इस लूप को 10 टर्न्स और बता दूं तो मैग्नेटिक इफेक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर आप लोगों के पास आता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोलेनॉइड क्या होता है, ये पूरा डायग्राम दे दिया जाएगा। आजकल क्या होता है, डायग्राम बनाने के बजाय डायग्राम दे दिए जाते हैं और बोल दिया जाता है कि अब प्लस माइनस की जगह इधर प्लस माइनस कर दूं तो क्या इसके पोलर्स जो हैं यानी कि साउथ नॉर्थ जो हैं वो चेंज होंगे, कैसे होंगे, क्या करंट बढ़ाने पे क्या मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट आएगा, ये क्वेश्चन बहुत है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस, क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्टिविटी के 80% चांसेस हैं पेपर में आने के। ये एक्टिविटी आपको दे दी जाएगी एज इट इज, फिर पूछा जाएगा लेंथ बढ़ा दो क्या फर्क पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज कर दो क्या फर्क पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले आओ तो क्या फर्क पड़ेगा, करंट बढ़ा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर किस लॉ पे डिपेंड करता है, इससे क्या पता चला, क्या लॉज निकल के आए। एंड देन हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर, ये तो इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर आपके पास इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्रशेस। इसके बीच के जो क्वेश्चंस है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी वर्किंग इतनी नहीं आती है। जैसे प्रिंसिपल पूछ लिया, स्प्लिट रिंग्स का रोल पूछ लिया, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सिर्फ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, या आपको पूछ लिया बोल दिया जा सकता है ये एक्टिविटी आ सकती है, ये वाली एक्टिविटी और ये वाली एक्टिविटी। इसमें एक्टिविटी में कैसे क्वेश्चन आएगा आपके पास कि क्या होगा कि जब मैं इस मैग्नेट को मैं इसके अंदर लेकर जाऊंगी, उसको सेकंड क्वेश्चन इस मैग्नेट को अंदर ही रख देंगे, तीसरा क्वेश्चन जब इस मैग्नेट को हम इन एंड आउट करेंगे तब क्या होगा। तो ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। डिफाइन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या होता है। एक चीज बताना चाहूंगी मैं कि गैल्वेनोमीटर बताता नहीं है कि कितना करंट है, वो सिर्फ ये बताता है कि हाँ जी वहाँ करंट प्रेजेंट है या नहीं है, सिर्फ डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ करंट। हाउ मच के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, यस, एमीटर यूज करते हैं। नेक्स्ट ये एक्टिविटी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि हमने एक कॉइल पे लगा रखा है, दूसरी कॉइल पे हम चेक कर रहे हैं कि इसमें करंट आता है कि नहीं आता है। इस कॉइल पे जब हमने बैटरी लगाई हुई है तो पहले हमने क्या किया, स्विच ऑन कर दिया, क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्विच ऑफ कर दिया, फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्विच हमने ऑन करके रखा, फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस तरीके से 2-3 क्वेश्चंस आएंगे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो राइट हैंड रूल डिफाइन करने के लिए आ सकता है, और फ्लेमिंग्स राइट एंड लेफ्ट के अंदर डिफरेंस आ सकता है, जनरेटर आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। तो इसके बाद आता है डोमेस्टिक सर्किट, और डोमेस्टिक सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपके पास क्वेश्चन फ्यूज का, कि व्हाट इज अ फ्यूज, और उसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज करता है, कौन सी मेटल यूज करते हैं, और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। कि सबसे हम लो मेल्टिंग पॉइंट वाली हम मेटल यूज करते हैं सच एज लेड, टिन, सो दैट वो जैसे ही हाई करंट आए सर्किट ब्रेक हो जाए। हाई करंट आएगा एंड ड्यू टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग उसमें क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगी और वो मेल्ट हो जाएगी, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, एप्लायंसेस आपकी बच जाएंगी। तो एक तो फ्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक वोल्टेज कितनी होती है, डोमेस्टिक करंट कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है आपके पास डोमेस्टिक सर्किट का डायग्राम, ये जरूर कर देना एक बार। डोमेस्टिक सर्किट प्लीज एक बार जरूर पढ़ के जाना, बच्चे छोड़ जाते हैं, ये जरूर पढ़ के जाएंगे कि ये सर्किट लगा हुआ है, इसके क्या यूजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। मान लो ये खराब हो जाता है तो ये दोनों चलेंगे, हाँ जी चलेंगे, क्योंकि यही तो एडवांटेज है कि हम डोमेस्टिक सर्किट्स को हम हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं कि एक खराब भी हो जाए बाकी दोनों चलते रहें। अगर हम सीरीज में लगा लेंगे ये खराब होगा तो बाकी दोनों नहीं चल पाएंगे।
ठीक है। तो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, वो तो आपको पता ही है। उसके बाद ये 15th चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। फिर आपके पास आता है चैप्टर 15th। तो ये चैप्टर 15th में आप लोगों के पास इकोसिस्टम के क्वेश्चंस आते हैं, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, फूड चेन फूड वेब में डिफरेंस आ सकता है, 10% लॉ आ सकता है, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी फ्लो ऑफ डायग्राम, कि मान लो अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ हट जाती है तो क्या होगा। अगर मैं आपको एक लाइन में एक्सप्लेन करूँ ना 15 चैप्टर में से आपको क्या प्रिपेयर करना है, जितने भी आप सैम्पल पेपर्स करेंगे उन सैम्पल पेपर में से जो क्वेश्चन 15 चैप्टर में से आ रहा है आप वो भी कर लेंगे ना, दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। डिकम्पोजर्स का रोल, ठीक है, प्रोड्यूसर्स का रोल, पैरासाइट्स का रोल, ये रहा, ठीक है। फिर ओजोन गैस के ऊपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, कैसे डिप्लेट हो रही है, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, डिप्लेशन जो है ओजोन लेयर का अब कम हो गया है। क्यों? क्योंकि जो ओजोन लेयर जो डिप्लेट हो रही थी वो हो रही थी CFCs की वजह से। जितने भी CFCs हम यूज़ कर रहे थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हम यूज़ कर रहे थे एज रेफ्रिजरेंट्स, उसकी वजह से हमारी जो ओजोन लेयर थी वो क्या हो रही थी, डिप्लेट हो जा रही थी। लेकिन आजकल ये जो चीज़ें हैं वो बैन हो रही हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है वो फिर से रिकवर कर पा रही है। उसका जो होल है वो पहले से कम हो चुका है। जो अंटार्कटिका पे इतना बड़ा होल दिखाई दिया था लास्ट मतलब 3 डिकेड्स बैक, लेकिन अब वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई बताओ, आपके स्कूल में ही बहुत सारा गार्बेज पड़ा हुआ है तो आप कैसे अवेयर करोगे, आप क्या कैंपेन लगाओगे कि जिससे आप आसपास की चीज़ों को साफ सुथरा रख सको। तो बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिफरेंस। वन मोर थिंग, नो बायोडिग्रेडेबल भी हार्मफुल होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू से बायोडिग्रेडेबल, या बायोडिग्रेडेबल की एक डिसएडवांटेज लिख दो, तो आप क्या बताओगे डिसएडवांटेज। या क्वेश्चन आता है कि एक बायोडिग्रेडेबल के एक हार्मफुल इफेक्ट लिखो, क्या आता है हार्मफुल इफेक्ट। आपको पता होना चाहिए बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि मान लो एक केले का छिलका भी है, वो बाहर पड़ा हुआ, वो सड़ गया, गल गया, जमीन में गड़ गया और एक जैसा सॉइल जैसा हो गया। हमारे लिए तो अच्छा भी सॉइल जैसा हो गया, खत्म हो गया, लेकिन जब वो गल रहा था, डिके हो रहा था, उसमें से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकल रही थी। हार्मफुल गैसेस जो निकल रही थी वो हमारे किस में जा रही थी, एनवायरनमेंट में जा रही थी। तो दिस इज द वन डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो कि जब ये डिके हो रहे होते हैं तो इट ऑल्सो कॉजेज सम काइंड ऑफ पोल्यूशन, वेदर इट इज, अगर वो वाटर में डिके हो रहे तो वाटर पोल्यूशन, एयर में डिके हो रहे तो एयर पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। ओजोन के बारे में यस, इसके बैक एक्सरसाइज तो आपको पता ही है, छोड़नी नहीं है। तो ये था लास्ट चैप्टर जिसमें मुझे लगा कि मैं पूरे चैप्टर में से आपको, पूरी बुक में से आपको बताऊं कि कौन सी चीज़ें कहाँ से, कौन कौन सी चीज़ों में से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स में से आ सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर you all, and all the best for your exams. Thank you. That's all for this video.